हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th साइंस का रिवीजन जो टॉप 50 क्वेश्चन का स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक किए थे। पार्ट 2 में 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक करेंगे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स का होगा और कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी साबित किए हैं, ताकि 50 क्वेश्चन होते होते हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कंप्लीट रिवीजन कर पाएँ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या हैं। जो भी अगले वीडियो को नहीं देखें, पहला वीडियो को नहीं देखें, वो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद यही इसके पहले भी देख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है समझिए। संरक्षण जब कहता है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का कोई विनाश ना होना। 100 रुपये दिए और 100 रुपये ही रख लिए तो इसे क्या कहें, संरक्षण। मान लीजिए 100 रुपये दिए और उसके बाद कोई रखा कि 50 रुपये मेरे पास बचा है, तो उसे संरक्षण नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये का ना तो निर्माण हुआ, 100 रुपये से ना बढ़ा, ना 100 रुपये से घटा। इसे क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब ना तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, कभी गति ऊर्जा है, गति के कारण ऊर्जा। अगले वीडियो में बताया था गति ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो कभी गति ऊर्जा स्थिति में बदल जाती है, कभी स्थिति ऊर्जा गतिज में बदल जाती है। तो जब भी कोई संरक्षण पूछेगा तो उसे लिखिएगा, ना इसका निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बस। तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण लिखा है, पूछ रहा है, तो लिखिए ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है आर्किमिडीज के नियम को लिखे, हम उसके इस नियम को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग बतावें। आर्किमिडीज का नियम पहले क्या है, आर्किमिडीज ने उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया। उत्प्लावनता का मतलब जब किसी वस्तु को पानी में देखते हैं तो हल्का महसूस होता है, उसे कहते हैं उत्प्लावन। यानी अंदर की तरफ से एक बल लग रहा है ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ की ओर एक बल लग रहा है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इस उत्प्लावनता का नियम किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया। इसमें बताया कि यदि किसी वस्तु को हम अंशतः या पूर्णतः पानी में डुबाते हैं, मान लीजिए पानी है, इसमें हम वस्तु को डुबाएं, तो जितना वस्तु पानी विस्थापित किया, यानी पानी जितना जगह घेरा और पानी जितना हटा, वो जो पानी का भार होगा उतना वस्तु के भार में कमी आ जाएगी। मतलब ये बताया कि मान लीजिए यहाँ जो पानी कोई वस्तु डालें, इसके कारण मान लीजिए पूरा बाल्टी लबालब भरा हुआ है, ऐसे समझिए कि पूरा बाल्टी भरा हुआ है, 100% पूरा भरा हुआ है। इसमें पानी डालेंगे, एक वस्तु को डालेंगे तो इससे पानी बाहर आएगा। मान लीजिए जो पानी बाहर आया वो 1 लीटर था। कितना लीटर था, 1 kg, 1 लीटर मान लेते हैं, 1 kg था। ये वस्तु का शुरू में द्रव्यमान जो था 5 kg का था, तो इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा 1 kg कम जाएगा। 1 kg क्या होगा, कम जाएगा, तो कितना होगा, 4 kg। यानी शुरू वाला द्रव्यमान जो होगा, शुरू वाला द्रव्यमान जो 5 kg था, वो जितना पानी बाहर जाएगा उतना द्रव्यमान कम जाएगा। तो क्या आर्किमिडीज बोला, आर्किमिडीज बोला किसी वस्तु को पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाने पर उसके भार में आभासी कमी आती है, कुछ कमी आती है। यह कमी जो होती है, जो 1 लीटर की कमी हुई, यह कमी विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। समझ गए होंगे, लिखते हैं इसको। यदि लिख दीजिए आर्किमिडीज सिद्धांत,
आर्किमिडीज का नियम या सिद्धांत का नियम। यदि किसी वस्तु को पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसके भार में आभासी कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के बराबर होता है। जल के बराबर होता है। इसके लिए कह रहा है प्रयोग भी बता देते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए प्रयोग क्या लिखेंगे? प्रयोग में लिखेंगे, मान लेते हैं हम एक बाल्टी में पूरा पानी लेते हैं, उसमें 5 kg का कोई वस्तु को डालते हैं तो वो उससे पानी जो निकलता है 2 kg मान लेते हैं निकलते हैं। कोई पूरा वहाँ तक पानी लेंगे, 5 kg का वस्तु को डालेंगे। 5 kg शुरू में था, लेकिन इससे पानी जो निकल रहा है 2 लीटर। उसके बाद इसे तौल कर देखते हैं तो पाते हैं 3 लीटर है। तो इससे पता लगता है जो 2 लीटर कम आए, 2 लीटर कहाँ, विस्थापित पानी के भार के बराबर। ये प्रयोग को लिखेंगे। इसके लिए एक बाल्टी जो पानी से पूरी भरी है, उसे लेते हैं और इसमें 5 kg की एक वस्तु को डालते हैं। तो हम पाते हैं कि 2 kg पानी विस्थापित हो गए। विस्थापित हो गई और बाल्टी में वस्तु का द्रव्यमान 3 kg की रहा। इससे सिद्ध होता है कि 2 kg जो कम गया वो का क्या, 2 kg पानी बाहर निकला। इससे सिद्ध होता है कि भार में कमी विस्थापित जल के बराबर है। यह सब्जेक्टिव में आएगा, 5 नंबर में अच्छा से लिख दीजिए, पूरा आंसर मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य और आयाम को परिभाषित। एक बार पहले देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है आवृत्ति। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। आवर्तकाल, एक कंपन में जितना समय लगता है, एक कंपन यहाँ तक, ये आधा हुआ, एक कंपन में लगा समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और 2 लगातार शीर्षों या 2 लगातार गर्तों के बीच की दूरी, शीर्ष माने ऊपर, गर्त माने नीचे, इसे क्या कहते हैं? लैम्डा। इसे बोलते हैं तरंगदैर्घ्य।
और कहते हैं मध्यम स्थिति से, इसका मध्यम स्थिति माने बीच, महत्तम विस्थापन को, मध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। तो अच्छी तरह से इन चारों का परिभाषा लिख लेते हैं। पहला क्या है? आवृत्ति, आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसका ऐसा मात्रक या इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। दूसरा क्या है? आवर्तकाल, आवर्तकाल एक कंपन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। इसका मात्रक समय है तो सेकंड, इसका मात्रक सेकंड होता है, सेकंड होता है। अगला क्या है? आवर्तकाल के बारे बोल रहा है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य दो लगातार शीर्षों और गर्तों की दूरी, शीर्षों या गर्तों की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक एंगस्ट्रम होता है, मात्रक एंगस्ट्रम होता है। अगला देखिए, अगला क्या इसमें है? आयाम बोल रहा है, आयाम। इसका परिभाषा होता है मध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है क्योंकि दूरी है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे की बनी नाव पानी में तैरती है, क्यों? तो लोहे की कील जो होती है पानी में डूबने का कारण क्या है और लोहे की नाव को पानी में तैरने का कारण क्या है? समझिए, जो भी चीज़ मान लीजिए पूरा पानी है, इसमें कील डालें तो कील अपना भार से कम पानी विस्थापित करें, इसके कारण वो डूब जाएगी। जो भी अपना भार के बराबर पानी विस्थापित करेगा वो क्या होगा? यहाँ तैरेगा। और जो भी अपना भार से ज़्यादा पानी विस्थापित करेगा, यानी ज़्यादा पानी विस्थापित करेगा, वो क्या होगी? तैरेगी, कन्फर्म रूप से ऊपर तैरेगी। अगर भार से कम पानी विस्थापित करेगी तो डूब जाएगी, क्योंकि इसका आकार छोटा है, इसलिए कम पानी विस्थापित करिए, इसके कारण डूब गई। अगर भार के बराबर तो यहाँ तैरेगी, अगर भार से ज़्यादा तो आरामदायक से अच्छे से तैरेगी, क्योंकि इसका बनावट, नाव का बनावट ऐसा हो जाता है, ये बनावट के कारण कि पानी बहुत ज़्यादा विस्थापित करने लगती है। पिट के बनाया जाता है ना, पिट के बनाया जाता है तो पानी ज़्यादा विस्थापित करने लगती है, इसके कारण कील जो होती है डूब जाती है और नाव जो होती है नहीं डूबती है। क्या लिखेंगे?
लोहे की बनी कील अपने भार से कम पानी विस्थापित कर पाती है। लोहे की बनी कील अपनी भार से कम पानी विस्थापित कर पाती है। कर पाती है, जबकि लोहे की बनी नाव अपने भार से अधिक पानी विस्थापित कर पाती है। पानी विस्थापित कर पाती है। यही कारण है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है और लोहे की नाव पानी पर तैरती है और लोहे की नाव पानी में तैरती है। अगला देखिए 15 नंबर कह रहा है दाव को परिभाषित करें। तो दाव क्या होता है? दाव होता है बल बटा समय। दाव क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो जब नीचे रहता है उसको कहते हैं इकाई। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। परिभाषा क्या हुआ? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाव कहते हैं। यानी दाव का फॉर्मूला क्या हो? दाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक बटा मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। तो इसका मात्रक 2 होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी बोलते हैं। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बस मान लीजिए दो कोई वस्तु है, इसके बीच जो बल लग रहा है उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। या ये भी हो सकता है कि पृथ्वी और किसी भी वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो लिख देते हैं दो वस्तुओं या पृथ्वी और किसी एक वस्तु, पृथ्वी और किसी एक वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुएं या पृथ्वी और किसी लगने वाले बल को क्या या तो दो वस्तु के बीच लगे या पृथ्वी है या किसी एक वस्तु के बीच लग जाए उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। आगे चलिए, इसका फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? F m1 m2 G m1 m2 बटा r स्क्वायर। क्या होता है मतलब इसका? G तो कांस्टेंट है, तो मान लीजिए दो वस्तु है, A m1 है, A m2 है, इसके बीच की दूरी कितनी है? r है। तो ये फार्मूला यहाँ होती है। अगला देखिए, कह रहा है संवेग संरक्षण के नियम को लिखो। संवेग संरक्षण क्या होता है?
संवेग का मतलब टकराव होता है। संवेग यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे मेन रूप से हम टकराव ही कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है? टकराव, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद का जो संवेग होता है बराबर होता है, इसे ही संवेग का संरक्षण का नियम कहते हैं। टक्कर से पूर्व, पूर्व ने पहले, और टक्कर के बाद के संवेग का बीजगणितीय योग, संवेग का बीज गणितीय अलजेब्रिक सम ये योग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। यानी मान लीजिए पहला m1 था, इसका वेग u1, दूसरा पिंड था m2 था, इसका द्रव्यमान इसका u2, बाद में टकराया एक हो गया, फिर अलग अलग हुआ तो इसका द्रव्यमान कुछ हो गया, मान लीजिए m1, इसका वेग अलग हो गया v1 हो गया। अब ये द्रव्यमान जब m2 हुआ तो इसका वेग क्या हुआ? v2 हुआ। तो बोल रहा है m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2, ये जो होगा m1 v1 प्लस m2 v2 जब टकराएगा तो इस पूरा का योग जो होगा क्या होता? 0 होगा। इसे क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। या कभी कभी ये भी लिख देते हैं m1 वेक्टर में लेंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, या इसे लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि जो वेग है सदिश राशि है, उसका जब चिन्ह भी लेंगे तो ऐसा भी लिखा सकता है। यानी नीचे वाला ही ध्यान रखिए, जो होता है जैसा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अंतिम फिर एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। पदार्थ किसे कहते हैं? इसकी अवस्था को लिखिए। पदार्थ जो स्थान घेरे, जो अवरोध पैदा करे और जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरती है, जैसे मान लीजिए कलम है तो स्थान घेर रही है, अवरोध पैदा कर रही है, यानी अवरोध कहीं रख दीजिए तो वहीं रखे, जड़ा तुम इसको बल लगाइएगा तब उठेगा। और क्या है? जिसमें द्रव्यमान हो, इसमें कुछ द्रव्यमान भी है तो उसे क्या बोले? जो स्थान घेरती हो, अब जो अवरोध पैदा करे, स्थान घेरते हो, अवरोध माने रुकावट पैदा करे, और जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। कहा इसकी अवस्थाओं को लिखें तो याद रखिएगा, पदार्थ की जो होती है अवस्थाएं, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं, लेकिन पूरा 5 अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं निम्न है। पदार्थ की अवस्थाएं निम्न है। अगर पूछेगा तो मुख्य रूप से 3 है, लेकिन पूरा कितना है? 5 है। देखिए, पहला ठोस आप लोग जानते होंगे, बी, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बीईसी। 5वां क्या? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला देखिए, अगला है यौगिक और मिश्रण से आप क्या समझते हैं? क्या है? यौगिक और मिश्रण से आप क्या समझते हैं? यौगिक क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? समझिए, यौगिक एक होता है, एक क्या होता है? मिश्रण होता है।
समझिए, यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थ को जब निश्चित अनुपात में लाएंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 अनुपात 1 में बनाएंगे तो ये क्या होगा, यौगिक बनेगा। लेकिन किसी भी अनुपात में अगर मिला देते हैं तो इससे क्या बनेगा, हमारा मिश्रण बनेगा। तो यौगिक का परिभाषा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे बना जो पदार्थ होता है यौगिक कहलाता है। और 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे बना जो पदार्थ होता है उसे मिश्रण कहते हैं। जब 2 या अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे बना पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ये मिश्रण जब निश्चित की जगह खाली अनिश्चित होगा, जब 2 या अधिक पदार्थ को किसी भी या अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित में किसी भी अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु में कौन को किस अनुपात में, कुछ नहीं, दोहरे का अनुपात कभी ज़्यादा है इसमें। जैसे में जल क्या हुआ, जल H2O 2 अनुपात 1 रहेगा। अगला अंतिम क्वेश्चन है आज का, कराए गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखे। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम थे, 3 नियम थे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम थे ना, 3 नियम हैं, ये नहीं अभी भी ये नियम विद्यमान हैं। पहला क्या कहता है, जब कोई वस्तु अपने अवस्थिति में बनी रहती है, इसका मतलब अगर रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चल रही रहना चाहती है, चलती हुई रहना चाहती है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। क्या बोल रही है, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है, अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि कोई रुकी है तो रुकी रह रही है, कोई चल रही है चलते रहना चाहती है, इसे ही जड़त्व का नियम। अगर पूछ दे जड़त्व का नियम क्या है तो लिख देना है, कोई वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए, इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम तो है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया, किसी वस्तु पर लगाया गया बल के बराबर होता है। क्या बोले, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है, वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। इसका मतलब
कहा मान लीजिए किसी वस्तु संवेग m1 है, इसका u1 है, बाद में dm और u है, इसका बाद में m, लेकिन वेग कितना हुआ v हो गया। समझिए इसे। तो कहा संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, संवेग का मतलब मान लेते हैं इसको संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, इसका संवेग p2 मान लेते हैं, द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, संवेग परिवर्तन की दर। जब भी परिवर्तन कहेंगे तो घटाव कहेंगे, घटाव का मतलब बढ़ाव में छोटा घटाना है, तो बढ़ाव की कौन सी है, p2 माइनस p1। और जब भी दर कहेंगे तो बटा समय कर देना है, तो p1 का p2 का मान कितना है, तो p2 का मान m भी है, माइनस p1 का मान mu है, बटा क्या है t, ऊपर कॉमन क्या लेंगे m v माइनस u बटा t। v माइनस u बाई टी को ये कहते हैं, m में किसको कहते हैं, बल को कहते हैं। तो क्या हुआ, संवेग परिवर्तन के दर बल के बराबर। तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आज का वीडियो ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे 5 वीडियो को अच्छे तरह से देखें, ताकि आपको 9th का जो एग्ज़ाम होगा 20 तारीख से, उसमें साइंस से रिलेटेड आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।